हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के दो क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन जो बेस है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के जुड़े हुए दो क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हम लोग का है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये दो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, काफी डिटेल तरीके से डिस्कस करूंगा। पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखे थे इकोनॉमिक्स का, फिर माइक्रो और मैक्रो का क्लासिफिकेशन मतलब बाइफर्केशन देखे थे कि क्या क्या माइक्रो किसको बोलते हैं, मैक्रो किसको बोलते हैं, और कुछ हिस्टोरिकल रिव्यूज देखे थे उन्होंने। और मैंने आप लोग को ट्रिक्स बताया था, स्ट्रैटेजी बताया था कि आप लोग को किस तरह से आपको पढ़ाई करना चाहिए साल भर में इकोनॉमिक्स को लेके, और बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में भी कुछ बताते रहूंगा आगे चल के। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन दबा ले, क्योंकि आने वाले दिनों में इकोनॉमिक्स का और एसपी का पूरा सिलेबस इस चैनल पे मैं पोस्ट करने की कोशिश करूंगा। ऑलरेडी अकाउंट्स के बहुत सारे चैप्टर्स इस चैनल पे पोस्ट हैं। अगर आप लोग का सपोर्ट मिला तो बाकी चैप्टर्स जो बचे हुए वो चैप्टर्स के भी वीडियो पोस्ट करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ध्यान से सुनिए। ये ध्यान में रखिए कि टॉपिक्स को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल दूंगा आपको, लाइव एग्जांपल्स, ताकि आप लोग रिलेट कर सके और उसको इंटरेस्टिंगली अपने क्या बोलते हैं आसपास के एनवायरनमेंट में उसको फील करके उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो आप लोग को बहुत मजा आएगा इकोनॉमिक्स पढ़ने में, या पूरा कॉमर्स के कोई भी चैप्टर्स पढ़ने में, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने में आपको काफी इंटरेस्ट आएगा। तो ध्यान से देखिए और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। गारंटी है कि अगर आपने लेक्चर सुन लिए ये और फिर आप इसको पढ़ने बैठोगे तो आप लोग को 10 से 15 मिनट में आराम से आंसर्स याद हो जाएंगे और आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आने लग जाएंगे। तो चलिए देखिए क्या लिखा है। मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मीन्स स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग। किसी चीज का, कोई भी थिंग का स्मॉल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो बोलते हैं। जैसे एक बड़ा ब्रेड रहता है, उसका कट कर लेना तो एक छोटा सा हिस्सा, तो माइक्रो, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डज डील विद स्मॉल पार्ट ऑफ ए नेशनल इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी की, पूरी कंट्री की नेशनल इकोनॉमी की बात कर रहे हो तो उसका सिर्फ एक स्मॉल सा हिस्सा, स्मॉल सा पार्ट हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, जिसमें हम लोग बोलते हैं ना इंडिविजुअल यूनिट्स, हम लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं। आगे आएगा, डेफिनेशन में ऊपर था, इट स्टडीज द इकोनॉमिक एक्शन एंड बिहेवियर। इट मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, स्टडी करता है। क्या स्टडी करता है, याद रखना, बिहेवियर एंड एक्शन। लेकिन कौन सा बिहेवियर और एक्शन, इकोनॉमिक बिहेवियर एक्शन, ठीक है ना। मतलब मैं किसी को चिल्ला रहा हूं तो ये भी एक्शन है, लेकिन ये इकोनॉमिक एक्शन अगर होगा, मतलब उससे पैसे से जुड़ा हुआ रहेगा तो फिर इकोनॉमिक एक्शन। नॉर्मल ऐसी बड़ा कर रहा हूं खाली तो वो इकोनॉमिक एक्शन नहीं है। तो एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी करता है, इकोनॉमिक एक्शन स्टडी करता है, बिहेवियर स्टडी करता है। किसका, इंडिविजुअल यूनिट्स, एक एक चीजों का। अब उसमें इंडिविजुअल यूनिट्स को क्या क्या कंसिडर किया उसने, देखिए, सच एज इंडिविजुअल कंज्यूमर, एक कस्टमर किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से एक्ट करता है। इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, कोई प्रोड्यूसर है तो वो किस तरह से एक्ट करता है। और अ फर्म या कोई कंपनी, द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी और अ फैक्टर, किसी प्रोडक्ट का प्राइस किस तरह से बिहेव करता है, या कोई फैक्टर्स। फैक्टर्स हमारे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, वो हमने 11th में पढ़े थे, नहीं पढ़े थे तो आगे आएगा, मैं आप लोग को बता दूंगा ये जो फैक्टर्स है। आगे डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन हम लोग पढ़ना है। ये हो गया हम लोग का मीनिंग, ये हो गया डेफिनेशन। डेफिनेशन आपके दो डेफिनेशन दिए, आप लोग कोई भी छोटी सी पढ़ लीजिए। तो मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ प्रोफेसर मॉरिस डॉप की। मॉरिस डॉप ने क्या बोला, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट, अगर सच में देखेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी है। माइक्रोस्कोपिक मतलब हम लोग देखा ना 10th 9 10 में साइंस लैब में तो माइक्रोस्कोपिक है। तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी मतलब एकदम डिटेल में बारीकी से स्टडी करने का, किसकी, इकोनॉमी की बारीकी से स्टडी करने को ही हम लोग माइक्रोस्कोपिक स्टडी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। मॉरिस डॉप ने एकदम सिंपल डेफिनेशन दे दिया। नीचे वाली पढ़ना है आप लोग तो पढ़ सकते हैं, एपी लर्नर। तो ये हो गया इंट्रो, मीनिंग और हो गया डेफिनेशन। अब पहला आंसर है हम लोग का स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है 3 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए। एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट आर द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाटएवर। मेन क्या है, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ध्यान में रखिए। चलिए आंसर स्टार्ट करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के हमारे अगर स्कोप की बात करेंगे, स्कोप के 3 पार्ट है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। जो फर्स्ट है वो किससे जुड़ा हुआ है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्ट की प्राइसिंग से जुड़ा हुआ है। दूसरा है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर्स बराबर, और थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। एक एक करके डिस्कस करूंगा, यहां डिस्कस करूंगा, ये ग्राफ को ही डिस्कस, कोई चार्ट को ही, ट्री डायग्राम को ही डिस्कस करूंगा, तो आपके सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, इसमें कवर हो जाएंगे। आप लोग इसी से पूरा आंसर याद कर सकते हैं।
कैसे, ध्यान में देखिए। पहला हम लोग का थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, मतलब अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग स्टडी करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि किस तरह से किसी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना चाहिए। अगर आप लोग को पता होगा तो किसी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करने में दो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग आप लोग के आंसर्स होंगे, कोई बोलेगा सर उसका कॉस्टिंग कितना हुआ, कितने में बना, कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, कितना पे करे वर्कर को, पे करे, वो सब सेकेंडरी होता है। प्राइमरी क्या है, दो चीजें मेन होती है मार्केट फोर्सेस जो किसको डिसाइड करती है, प्राइस को डिसाइड करती है। दैट इज यहाँ पे लिखा है देखिए, डिमांड एंड सप्लाई। किसी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, किसी प्रोडक्ट की सप्लाई कितनी है, वो ही मेन क्या होता है, किसी प्रोडक्ट का प्राइस क्या करता है, डिसाइड करता है, डिटरमाइन करता है। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, जैसे एग्जाम्पल मैंगो का लेते हैं। अब जब मैंगो जब स्टार्टिंग में आता है, एक ही ट्री से मैंगो उगता है, लेकिन मतलब ना नॉर्मली सबका कॉस्टिंग लगभग सेम है मैंगो की, मैंगो का जो एक ही मतलब ना हापुस का ही पकड़ लो तो हापुस सारे सारे ट्री का लगभग कॉस्टिंग मतलब जो खर्चा होगा सेम होगा। लेकिन जब स्टार्ट में आता है तो महंगा रहता है, क्यों, क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई क्या रहता है, कम रहता है। 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए दर्जन, 600 रुपए दर्जन, वोट एवर अलग अलग, बराबर ना। लेकिन जब बाद में आता है तो 150 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए ऐसा दर्जन होता है जब एंड में। तो वही आम सस्ता मिल जाता है, क्यों, क्योंकि उधर सप्लाई ज्यादा होता है और डिमांड क्या होता है, कम होती है, बराबर ना। मतलब डिमांड से ज्यादा क्या रहती है, सप्लाई रहती है, तो प्राइस क्या होता है, कम होता है। तो दो मेन फोर्सेस हैं, डिमांड एंड सप्लाई, जो हमारे प्रोडक्ट को क्या करती है, डिसाइड, प्रोडक्ट के प्राइस को क्या करती है, डिसाइड करती है। तो ये हो गया हम लोग का थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। अब आते हैं हम लोग, अब ये भी ध्यान में रखिए कि अगर डिमांड को हम लोग स्टडी करेंगे, डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, तो मालूम क्या पड़ेगा हम लोग को, कस्टमर किस तरह से बिहेव करता है, क्योंकि डिमांड कौन करने वाला है, कस्टमर, कंज्यूमर, और जो सप्लाई है वो कौन करने वाला है, प्रोड्यूसर, बराबर ना। तो ये भी ध्यान में रखना। चलिए, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़े थे 11th में, नहीं पढ़े थे मैं बता देता हूं आप लोग। चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम लोग का, बराबर ना। पहला है हम लोग का लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, बराबर ना। तो ये चार हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। वो लोग के ही रिवॉर्ड्स यहाँ पे दिए हुए आप लोग को, यहाँ पे देखिए चार दिए हुए, 1 2 3 4। लैंड के बदले क्या मिलता है आप लोग को, रेंट। लेबर के बदले क्या मिलता है, वेजेस या पे करते हैं आप लोग जो भी, वट। कैपिटल के बदले क्या होता है, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर के बदले क्या मिलता है, उसको रिवॉर्ड क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो यही हम लोग को पढ़ना है, बराबर ना। ये सब क्या है हम लोग के चारों फैक्टर प्रोडक्शन के क्या है, रिवॉर्ड्स है जो दिया हुआ है। ये हो गया हम लोग का थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, मतलब रेंट कैसे डिसाइड होता है, वेजेस कैसे डिसाइड होता है, इंटरेस्ट कैसे डिसाइड होता है, प्रॉफिट कैसे डिसाइड होता है, वो किससे मालूम पड़ता है हम लोग को, माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करने से ही पता चलता है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिकली वेलफेयर मतलब हमारे पूरे सोसाइटी का वेलफेयर किस तरह से होना चाहिए, तो वो इसके बारे में हम लोग को ये थर्ड वाला बताया है। देखिए क्या लिखा है, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के अंदर एफिशिएंसी होना चाहिए, कैसा क्या, वो डिटेल हम लोग आगे पढ़ने वाले। एफिशिएंसी इन कंजप्शन, कंजप्शन में भी एफिशिएंसी होना चाहिए, और ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। तो चलिए हम लोग आते हैं हमारे आंसर की तरफ। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिखा दिया आप लोग को, जो मैंने अभी बड़बड़ किया आप लोग को, वो इस चीज यहाँ पे देखो क्या लिखा है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, द प्राइस ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटी is determined by the market forces, demand and supply, बराबर ना। मैंने आप लोगों को वीडियो में पहले बताया कि किसी भी कमोडिटी मतलब कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड मत लिखना, इकोनॉमिक्स का है तो आप लोग इकोनॉमिक टर्म्स यूज कीजिए। इकोनॉमिक टर्म क्या है उसके लिए, डिटरमाइन। तो डिटरमाइन बाय द मार्केट फोर्सेस, मार्केट के फोर्सेस दो है मेनली, डिमांड एंड सप्लाई। देखो वहां पे दिया हुआ है, बराबर ना, ये मैंने आप लोग को बोला था। नेक्स्ट दिया हुआ है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द डिमांड एनालिसिस। माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे करती है, किसका किसका एनालिसिस करती है, डिमांड का एनालिसिस करती है और सप्लाई का एनालिसिस करती है, बराबर ना। तो डिमांड का एनालिसिस करेंगे तो हम लोग को क्या मालूम पड़ेगा, कंज्यूमर, क्योंकि डिमांड कौन करता है, कस्टमर। और सप्लाई एनालिसिस करेंगे तो क्या मालूम पड़ेगा हम लोग को, प्रोड्यूसर का बिहेवियर। सिंपल। ये हो गया हम लोग का थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। आप लोग को चार फैक्टर मैंने बताया, बराबर ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो वही यहाँ पे हम लोग को उसके बारे में बताया जाएगा। थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर आर द फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये चार फैक्टर है जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में क्या करते हैं, हम लोग को कंट्रीब्यूट करते हैं, बराबर ना। आगे क्या लिखा है वो देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन डिटरमाइन द फैक्टर रिवॉर्ड फॉर द लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर्स इन फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली, बराबर ना। उसने हमें बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से हम लोग को पता चलता है कि किस तरह से हम लोग डिटरमाइन करेंगे ये फैक्टर्स के रिवॉर्ड। ये फैक्टर्स के मतलब किसी की जमीन लिए, जमीन यूज करते हैं तो रेंट कितना होना चाहिए, बराबर ना। लेबर को रखे तो पगार कितनी होना चाहिए, वो किससे मालूम पड़ता है, सब हम लोग को माइक्रो इकोनॉमिक्स से पता चलता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करने से पता चलता है। वो ही डिसाइड करता है कि ये जो फैक्टर्स है उनके रिवॉर्ड क्या क्या होना चाहिए। तो रिवॉर्ड के बारे में बता दिया देखो राइन से, लैंड का रेंट, लेबर का वेजेस, कैपिटल का इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर का हम लोग का प्रॉफिट।
सिंपल, खत्म। नेक्स्ट है हम लोग का थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, अब इसके बारे में क्या लिया देखो, थ्योरी ऑफ वेलफेयर बेसिकली डील्स विद एफिशिएंसी इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एकदम इंपॉर्टेंट बात याद रखना, क्या थ्योरी ऑफ वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर का मतलब बेसिकली किससे डील करती है, वो एफिशिएंसी इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब क्या है कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज है, फिजिकल हो, क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल हो, कमर्शियल हो, सॉरी ह्यूमन हो, मशीन हो, जो भी है आपके पास, वो सब आप लोग को एफिशिएंटली एलोकेट करना पड़ेगा। जैसे आप एग्जांपल में लेता हूँ, आप लोग का बहुत बड़ा एग्जांपल, फैमिली का एग्जांपल लेता हूँ। आपके घर में आपके डैडी हैं, उनकी समझो एग्जांपल सैलरी है 40,000, 40,000 पर मंथ, बराबर है। तो 40,000 को वो ऐसा नहीं करेंगे कि सिर्फ लोन भरने में डाल देंगे ना। अगर सिर्फ लोन भरने, समझो एग्जांपल आपने एक कार ले लिया, उसकी ईएमआई 30,000 रुपए, तो क्या आपका घर चल पाएगा? क्या नहीं चल पाएगा। आपको अपने रिसोर्सेज को, जो 40,000 आपके पास कैश है, उसको आप लोग को अच्छे से एलोकेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका क्या है, 40,000 क्या है, रिसोर्स है, उसको अच्छे से एलोकेट करना पड़ेगा। मतलब ईएमआई में कितना भरना चाहिए, खाने में कितना खर्च, घूमने में कितना, वो जो जो फीस में कितना भरना है हम लोग को, इन मेडिकल के लिए कितना रखना है, कितना सेविंग करना है, तो एलोकेट अच्छे से करोगे तो हैप्पी रहोगे। नहीं तो मालूम पड़ा 1 लाख कमाओगे तो भी क्या बोलते हैं, नाखुश रह सकते हो। कमाने वाला 30,000 कमा के भी खुश रहता है। वो क्यों? क्योंकि आप लोग अपना एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो आपके पास मनी है, वो आपका रिसोर्सेज है, उसको अपना अच्छे से एलोकेट नहीं करोगे तो आप लोग अनहैप्पी रह सकते हो, बराबर ना। वैसे ही कंपनीज के अंदर होता है, कंपनी में पैसा अच्छे से एलोकेट नहीं करोगे तो प्रोडक्शन बराबर से नहीं होगा। मतलब मशीनरी में खर्चा करना चला, आपने खर्चा गलती जगह पे कर दिया, डेकोरेशन पे कर दिया। डेकोरेशन में भी करना चाहिए, लेकिन कितना करना चाहिए, आपके पास पैसा उतना है कि नहीं है, वो सब एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अगर आप बराबर से करोगे तो ही हम लोग क्या होगा, हम लोग को वेलफेयर ज्यादा होगा। Efficiency in allocation of resources attain when it result in maximum satisfaction of the people। और efficiency in allocation of resources कब अचीव होगा, अटेन होगा आप लोग को, जब ज्यादा से ज्यादा लोग क्या रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे। इसके 3 एफिशिएंसी है। पहले लिखा है एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। एफिशिएंसी प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, देखिए, efficiency in production means producing maximum possible amount of goods and services, maximum possible amount of from given amount of resources। मतलब क्या है efficiency production, मतलब जितना आपके पास सामान है उसमें जो भी रिसोर्सेज आपके पास है, जैसे मैंने आप लोग को यहाँ पे पैसे का लिया था, उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करके देना। तो यहाँ पे समझो एग्जांपल आप लोग की कपड़े की फैक्ट्री है, तो कपड़े की फैक्ट्री है तो कोई वर्कर आप लोग को सेम, बराबर ना, 5 मीटर कपड़े में कोई 3 जीन्स बना के देगा, कोई 5 मीटर कपड़े में जीन्स 2-3 जीन्स बना नहीं पाएगा। मतलब सबका अलग अलग, मतलब आपने कोटा देके रखा है। कोई 5 मीटर में 3 जीन्स बना पाएगा, कोई 5 मीटर से ज्यादा यूज कर लेगा, कोई कम यूज कर लेगा, बराबर ना। तो जो कम में ज्यादा बना के देगा वही क्या हम लोग का एफिशिएंट है ना। तो उसी को बोलते हैं एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आउटपुट निकाल के देने का। ठीक है, चलिए। एफिशिएंसी इन कंजप्शन का मतलब क्या होता है, देखिए। Efficiency in consumption means distribution of goods and services among the people for consumption in such a way as to maximize total satisfaction of the society। Efficient consumption मतलब क्या है कि goods को distribution of goods, कौन से goods, produce goods in such a way, बराबर ना, जो goods और services आप लोग का लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना, ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करना कि लोगों को सेटिस्फेक्शन क्या हो, एकदम ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम लोग एफिशिएंसी इन कंजप्शन। जैसे एग्जांपल, गवर्नमेंट के पास बजट आया, गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा पैसा डाल दिया डेवलपमेंट के ऊपर, लेकिन वेलफेयर के ऊपर डाले, मतलब बोला ना हेल्थ के अंदर, एजुकेशन के अंदर। डेवलपमेंट मतलब बोला रोड बनाना है, डैम्स बनाना है, ये सब में डाल दिया, और हेल्थ एजुकेशन वगैरह में बहुत कम पैसा डाला, तो क्या होगा, सेटिस्फेक्शन लोगों का हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वो सब लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट देगा। लेकिन अभी फिलहाल लोगों को क्या बोलते हैं, हेल्थ की, एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, बराबर। उससे ही लोग क्या होंगे, डेवलप होंगे, क्योंकि हेल्थ एजुकेशन ही अच्छा होगा तो लोग अच्छे होंगे, लोग अच्छे होंगे तो सिंपल सी बात है, बाकी सब डेवलपमेंट अपने आप होने लगेगा। तो जो आप लोग का जो भी रिसोर्सेज है, वो आप लोग को जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है, वो कंजम्पशन के लिए अच्छे से देना पड़ेगा लोगों को, तभी ही मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आएगा। नेक्स्ट है ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। इट मींस द प्रोडक्शन ऑफ दोस गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर मोस्टली डिजायर्ड बाय पीपल। इकोनॉमिक ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी मतलब क्या है, ऐसे गुड्स बनाना जो लोग ज्यादा चाहते हैं, लोगों को जो चाहिए वही गुड्स दो। मान लो जो गुड्स चाहिए ही नहीं वो जबरदस्ती आप दे दो, जो चीजें लोगों को चाहिए ही नहीं वो बना के दे दो। तो ऐसा गुड्स नहीं बनाने का, ऐसा गुड्स बनाने का जिसमें क्या होगा, लोगों की चाहत है, मतलब ये गुड्स हम लोग को चाहिए, ऐसे गुड्स बना के दो। तो ये हो गया हम लोग के लिए फिनिश, बराबर है। अब हम लोग को लास्ट में खाली एक छोटा सा बोलते ना कंक्लूजन लिखना था, क्या, दस द फोकस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज मेनली कन्फाइंड टू प्राइस थ्योरी एंड रिसोर्स एलोकेशन। इसलिए बोल सकते हैं हम लोग कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है वो फोकस किसके ऊपर है, 2 चीज के ऊपर, प्राइस थ्योरी के ऊपर, प्राइस डिसाइड करने के ऊपर, क्योंकि दोनों चीज का
प्रोडक्ट का भी प्राइस और फैक्टर का भी प्राइस, और रिसोर्स अलोकेट करने पे मतलब इकोनॉमिक एफिशिएंसी के ऊपर, बराबर ना। तो ये हो गया हम लोग का पहला स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, बराबर ना। आगे थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप लोग को लिखना नहीं है, आंसर आप लोग का ये मैंने बना के दे दिया। अगर आप लोग को नोट्स वगैरह चाहिए, कैसा आंसर लिखना है, क्या लिखना है, मैंने आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जाके आप लोग पेपर पैटर्न, सिलेबस, किस सब्जेक्ट के कितने मार्क्स है, ओल्ड पेपर, सैंपल पेपर, ओल्ड पेपर तो अभी है नहीं, नया सिलेबस है, सैंपल पेपर्स, सैंपल पेपर विद सोल्यूशन, बहुत सारी चीजें वेबसाइट पे आप लोग को मिलेगी। इसका आप लोग की पूरी नोट्स, आप लोग गाइड वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैंने वेबसाइट पे डाला है, आप लोग वहां जाके सर्च कर सकते हैं। 12th के सेक्शन में आएंगे, आप लोग को बहुत कुछ मिल जाएगा, तो वहां पे जाइए आप लोग। इट डज नॉट स्टडी द एग्रीगेट रिलेटिंग टू द होल इकोनॉमी, मतलब ये पूरी इकोनॉमी के बारे में स्टडी करता है, सिर्फ एक एक चीज को स्टडी करता है, एग्रीगेट मतलब टोटल। दिस अप्रोच डज नॉट स्टडी नेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, बराबर ना। तो ये बड़े बड़े जो पूरी कंट्री के प्रॉब्लम है, पूरी कंट्री का अनएम्प्लॉयमेंट, पूरी कंट्री की पॉवर्टी, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, इसको सॉल्व नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, एक छोटी छोटी चीज देखते हैं ना, इंडिविजुअल लेवल पे देखते हैं, तो ये बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा। यहाँ पे लिखा है थ्योरी ऑफ ग्रोथ, थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी आर बियॉन्ड द लिमिट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स की लिमिट के सब जो थ्योरीज है ये सब क्या है, उसके बाहर है। तो ये हो गया हम लोग का पहला आंसर फिनिश। क्या फिनिश हो गया हम लोग का? स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये हो गया हम लोग का पहला आंसर। अब आते हैं हम लोग सेकंड आंसर पे। क्या है हम लोग का? फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ध्यान से सुनिए, एकदम सिंपल लगेगा, याद हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है हम लोग को, इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में क्या करता है, स्टडी करते हैं। इसके इंट्रोडक्शन डेफिनेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं, बराबर ना। वही पॉइंट है, तो क्या लिखा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, इकोनॉमिक एक्शन, इकोनॉमिक बिहेवियर पढ़ता है ना, स्टडी लिखा है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ स्मॉल यूनिट्स। इकोनॉमिक बिहेवियर लिखना तो आप लोग लिख सकते हो, बराबर ना। इकोनॉमिक बिहेवियर एंड एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, इकोनॉमिक यूनिट्स लाइक इंडिविजुअल फर्म, किसी कंपनी, कोई कंपनी, कोई क्या बोलते हैं इंसान, कंज्यूमर नहीं लिखा इसमें, आप लोग जो भी लिखना है आप लोग ऊपर जो पढ़ेंगे उसे लिख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इंडिविजुअल प्राइसेस, एक चीज का प्राइस कैसे डिसाइड होता है। इंडिविजुअल हाउस होल्ड, एक घर कैसे बिहेव करता है, वो सब घर के लोग मतलब घर के खर्चा कैसे करते हैं, बिहेव कैसे करते हैं, वो सब आप लोग को बताया। बिहेव मतलब वैसा बिहेवियर नहीं है एक दूसरे को बातचीत करने वाला बिहेवियर, कौन सा, इकोनॉमिक बिहेवियर की बात चल रही है, ठीक है। तो ये हो गया स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। आप लोग को जो यहाँ पे पॉइंट था सेम उठा के अगर आप लोग को लिखना है तो उठा के लिख सकते हो। देखो यहाँ पे पूरा के पूरा यहाँ से लेके ये पॉइंट उठा के लिखोगे तो भी लगभग सेम ही, कुछ अलग नहीं है। आगे प्राइस थ्योरी, ये भी हम लोग का फीचर्स हम लोग स्कोप में पढ़ चुके हैं, बराबर ना। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द डिटरमिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं हम लोग, हमें पता है कि हम लोग किस तरह से गुड्स और सर्विसेज का प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं और किस तरह से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं। हेंस इट इज नोन एज प्राइस थ्योरी। इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं, याद रखना। माइक्रो इकोनॉमिक्स आल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। आगे बढ़े, चलिए। दो तो सिंपल था, पिछला था इसलिए मैंने फटाफट कर दिया। अब आते हैं हम लोग पार्शियल इक्विलिब्रियम। क्या लिखा है देखिए जरा, इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, दो फैक्टर के बीच में बैलेंस, दो चीजों के बीच में बैलेंस। तराजू में हमने दो चीजें रखे तो ये दोनों बैलेंस हो गया, बराबर ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम, इक्वल से बना हुआ है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस डील्स विद द पार्शियल इक्विलिब्रियम। माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील करता है, पार्शियल इक्विलिब्रियम, व्हिच एनालाइज इक्विलिब्रियम पोजीशन इन इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। इसमें क्या करता है, जब पूरी कंट्री लेवल पे नहीं बात करेगा, सिर्फ किस लेवल पे बात करेगा, वो इंडिविजुअल एक एक लेवल पे बात करेगा, सिंगल सिंगल लेवल पे। तो उसके पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस स्टडी करता, उसकी पोजीशन पता करता है वो। दैट इज इंडिविजुअल कंज्यूमर, एक कंज्यूमर का पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, पार्शियल इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, किसी कंपनी का क्या है, किसी इंडस्ट्री का क्या है, एटसेट्रा, बराबर है। आगे क्या लिखा वो देखिए, इट आइसोलेट एन इंडिविजुअल यूनिट फ्रॉम द अदर फोर्सेस एंड स्टडीज इट्स इक्विलिब्रियम इंडिपेंडेंटली। वो क्या करता है, कोई भी यूनिट्स को हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स को आइसोलेट करता है, मतलब अलग करता है अदर फोर्सेस से, बाकी फोर्सेस, बाकी से, और फिर उसके बारे में उसका इक्विलिब्रियम खुद स्टडी करता है, इंडिपेंडेंटली अलग से स्टडी करता है, सब साथ मिक्स करके नहीं करता। तो ये हो गया आप लोग का पार्शियल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। ये पॉइंट का कभी कभार एग्जाम में आप लोग को शॉर्ट जैसे इसके बारे में पूछना है, पार्शियल इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन द टर्म्स में भी आता है, तो ध्यान रखना आप लोग। उसके बाद बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन, ये कुछ अजम्पशंस के बेस पे भी होता है। अजम्पशंस के बदले कभी कभार क्या आता है, सेट्रिस पैरिबस, ठीक है ना। क्या होता है, बोलता है सेट्रिस पैरिबस, मतलब यहाँ पे इसके हेडिंग में क्या नाम क्या लिखते हैं हम लोग, सेट्रिस पैरिबस। कभी कभार ये भी ध्यान में रखना, इसका सेट्रिस पैरिबस के बारे में भी पूछ सकते हैं, तो सेट्रिस पैरिबस का एक्सप्लेनेशन हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिखा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स बिगिंस विद द फंडामेंटल अजम्पशन। सबसे इंपॉर्टेंट अजम्पशन है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, फंडामेंटल अजम्पशन क्या है, अदर थिंग रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड सेट्रिस पैरिबस। माइक्रो इकोनॉमिक्स सबसे फंडामेंटल अजम्पशन क्या है,
बाकी चीजें क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर मैं डिमांड की बात कर रहा हूँ, सप्लाई की बात कर रहा हूँ, तो बाकी जितनी भी चीजें होती है, इनकम, लोगों का बिहेवियर वगैरह सब क्या रहेगा, कांस्टेंट, उसमें कोई बदलाव, कोई चेंजेस नहीं आएगा। ऐसा कौन मानता है, माइक्रोइकोनॉमिक्स अज्यूम करता है, ठीक है ना। उसी को हम लोग बोलते हैं सेट्रिस पैरिबस। सच एज परफेक्ट कंपटीशन, मतलब वो क्या मानेगा, मार्केट में क्या है, परफेक्ट कंपटीशन है। लाइसेंस फेरी पॉलिसी, लाइसेंस फेरी पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, उसी को बोलते हैं लाइसेंस फेरी पॉलिसी। प्योर कैपिटलिज्म, लोग चाहते हैं ज्यादा से पैसा कमाए, मतलब इंडिया मिक्स इकोनॉमी है, सोशलिज्म, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ये हम 10th में पढ़े थे, 9th 10th में, बराबर ना, इकोनॉमिक्स में। तो इसी तरह, तो उसको बोलते हैं प्योर कैपिटलिज्म, मतलब चलता है सब, ये लोग अज्यूम करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब जितने लोगों को जॉब चाहिए सबको जॉब मिला हुआ है, एटसेट्रा। दिस अजम्पशन मेक द एनालिसिस सिंपल। ये सब अजम्पशन करने के बाद ही हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का एनालिसिस कर सकते हैं। ये सब उसके क्या है, असम्पशंस है। नेक्स्ट है स्लाइसिंग मेथड। स्लाइसिंग मेथड मतलब क्या करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, पूरी इकोनॉमी को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेगा और उसके बारे में क्या करता है, स्टडी करता है, छोटे पार्ट में कट करता है, स्लाइस कर लेता है, स्लाइस से समझ में आने का। माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड, माइक्रोइकोनॉमिक्स क्या यूज करता है, स्लाइसिंग मेथड यूज करता है। इट स्प्लिट्स और डिवाइड्स द होल इकोनॉमी इनटू स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स। वो क्या करता है, पूरी बड़ी इकोनॉमी को छोटे छोटे यूनिट्स में क्या कर लेता है, डिवाइड कर लेता है, और फिर उसको डिटेल में सेपरेटली, एकदम डिटेल में स्टडी करता है। आप देखो, देन स्टडी ईच यूनिट सेपरेटली इन डिटेल, फिर डिटेल में उसको स्टडी करता है। क्लियर हो गया, चलिए। फॉर एग्जाम्पल स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इनकम, मतलब पूरी नेशनल इनकम, कंट्री की इनकम की बात करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा हम लोग का, टोटल एग्रीगेट, उसमें सिर्फ एक आदमी की इनकम निकाल लेगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का, वो स्लाइसिंग में कट कर लेंगे। या तो कुछ कभी कभी क्या करता है, वो एक इंडस्ट्री की इनकम निकालता है, कभी कभी एक कंपनी की इनकम निकालता है। तो ये सब क्या होता है, स्लाइसिंग, मतलब बड़ी पूरी कंट्री की इकोनॉमी, सारे फैक्ट्री इकोनॉमी में से एक की इकोनॉमी निकाले हम, सॉरी एक फैक्ट्री की इनकम में से सिर्फ एक फैक्ट्री, सारी फैक्ट्री की इनकम में से सिर्फ एक ही फैक्ट्री की इनकम निकाल के हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे हम उसको, स्लाइसिंग मेथड। तो ऐसे ही पूरी कंट्री की इनकम में से एक आदमी की इनकम। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिमांड आउट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, पूरी कंट्री की डिमांड में से सिर्फ एक आदमी का डिमांड निकाल के बात करता है, उसके बारे में स्टडी करता है कि वो डिमांड ऐसा क्यों करता है, क्या है उसका, सब चीजें उसकी पूरी होती है कि नहीं, सप्लाई पूरा होता है कि नहीं, वगैरह वगैरह। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको माइक्रोइकोनॉमिक्स का यूज करता है, स्लाइसिंग मेथड। अब बहुत लोगों को सवाल ये आता होगा, सर ये टेक्स्ट बुक से इसलिए पढ़ा रहा हूं आप लोग को, क्योंकि टेक्स्ट बुक से आप लोग के आंसर्स आप लोग लिखोगे तो आप लोग को ज्यादा मार्क्स मिलता है, क्योंकि एग्जामिनर टेक्स्ट बुक से ही पढ़ाता है। और आप लोग को टेक्स्ट बुक से एक्सप्लेन करूंगा तो क्या होगा, आप लोग के सारे ऑब्जेक्टिव्स, सारे डिस्टिंग्विश सब क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, पीपीटी में सब फटाफट खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरे को फटाफट नहीं करना है, आप लोग को डिटेल में समझाना है, इसलिए मैं टेक्स्ट बुक से कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। मार्जिनलिज्म का मतलब, पहले मार्जिन का मतलब समझ लीजिए। मार्जिन का मतलब होता है कि अगर टोटल में कोई एक चीज ऐड करेंगे तो पूरे टोटल पे क्या असर आएगा, उसका मतलब ये होता है। जैसे एग्जांपल, हमारे पास क्रिकेट टीम के 10 प्लेयर हैं, बराबर ना, 10 जन खेल रहे हैं, 10 जन खेलेंगे तो रिजल्ट अलग आ सकता है। जैसे ही एक प्लेयर खाली हम लोग ऐड करेंगे, टोटल 11 करेंगे, एक शॉट खेल रहे हैं, तो अगर 11 वाला प्लेयर मिला लिया उन्होंने, तो हम लोग के रिजल्ट में क्या हो जाएगा, हम लोग मतलब पूरा मैच चेंज हो सकता है एक प्लेयर की वजह से। तो टोटल पे असर आता है ना, पूरे सारे प्लेयर्स पे असर आता है। तो उसी को बोलते हैं हम लोग मार्जिनलिज्म, के एक के एडिशन की वजह से टोटल, पूरे टोटल पे क्या असर आएगा, उसी को बोलते हैं हम लोग मार्जिनलिज्म, मार्जिन, ठीक है ना। तो क्या ले रहे हो, द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनलिज्म इज अ की टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। अगर माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस करना है हम लोग को, तो मार्जिनलिज्म का प्रिंसिपल हमारे लिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। द टर्म मार्जिनल मीन्स चेंज ब्रॉट इन टोटल, जो मैंने तुमको हिंदी में बताया वो इंग्लिश में लिखा है। मार्जिनल मतलब क्या होता है, चेंज ब्रॉट इन टोटल, मतलब टोटल में क्या चेंज आ रहा है, बाय एन एडिशनल यूनिट, एक यूनिट ऐड होने की वजह से टोटल यूनिट पे क्या असर आता है, वो हम लोग को देखते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल। मार्जिनल एनालिसिस हेल्प्स टू स्टडी वेरिएबल थ्रू द चेंजेस। मार्जिनल स्टडी से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कि वेरिएबल्स, मतलब जैसे जिसको हमने एक प्लेयर को बढ़ा लिए, कम कर लिए, तो प्लेयर बढ़ाने कम करने से टोटल पे बहुत सारे चेंजेस आता है ना, तो वो उसका फायदा हम लोग को मिलता है। प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर टेक इकोनॉमिक डिसीजन यूजिंग दिस प्रिंसिपल, और जो प्रोड्यूसर होता है, कंज्यूमर होता है, इसी के हिसाब से क्या लेता है, डिसीजन लेता है। अब हम लोग नहीं लेते, लेकिन बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी लेती है। बड़ी कंपनी जैसे एग्जांपल, उसको उसके पास 20 एम्प्लॉय है, वो सोचे कि 2 और बढ़ाते हैं, 1 और बढ़ाते हैं, तो 2 बढ़ाने से कितना नुकसान, मतलब कितना कुछ पैसा तो सैलरी देना पड़ेगा लोग को, लेकिन उससे फायदा भी होगा। तो फायदा ज्यादा होगा कि मतलब खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा, मतलब इनकम ज्यादा होगी बढ़ेगी कि खर्चा ज्यादा बढ़ेगी, तो वो लोग चेक करते हैं। मान लो इनकम बढ़ेगी, खाली देख लिए, एक्सपेंस तो देखे ही नहीं, क्या पता खर्चा और ज्यादा बढ़ गया हो तो 2 की वजह से, वो देखना पड़ेगा। तो वो सब देख के ही डिसीजन ले आते हैं। तो मार्जिनलिज्म का मतलब टोटल पे क्या असर आएगा, वो सब देख के ही डिसीजन लिया जाता है, अदरवाइज ज्यादा फायदा नहीं होगा तो उसको हम लोग यूज नहीं करेंगे।
कंज्यूमर भी अच्छे कंज्यूमर जो होते हैं, कंज्यूमर मतलब घर वाले कंज्यूमर की बात नहीं चल रही है, जो फैक्ट्रीज होती है जो चीजें मंगाती है वो भी ध्यान देती है कि अगर हमने एक्स्ट्रा मंगा लिए तो उससे हमारे को नुकसान हो सकता है कि फायदा हो सकता है, वो सब देख के डिसीजन लिया जाता है। इंडिया में नॉर्मल कंज्यूमर इसको फॉलो करता नहीं है मार्जिन को, लेकिन इनडायरेक्टली कभी कभार करता हो सकता है कि इसकी जरूरत नहीं तो क्यों मंगाऊंगा इसको, बराबर ना, नुकसान ज्यादा हो जाएगा, पड़ा रहेगा मेरे पास, ऐसा भी होता है। नेक्स्ट है 7, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर को एनालाइज करने में बहुत मदद करता है कौन, माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि हम लोग सब किसके बारे में पढ़ रहे हैं, माइक्रो के बारे में ही पढ़ रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर। हमारी कंट्री में क्या होते हैं, हर कंट्री में मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, अलग अलग होता है। तो मार्केट स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकते हैं। पहले हम लोग का परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन के बारे में, मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग का लेसन नंबर 5 है, उसमें बहुत डिटेल में पढ़ना है, लेकिन हम लोग को ओरली आप लोग को मतलब ना बाहर से बता देता हूँ। परफेक्ट कंपटीशन मतलब मार्केट में बहुत सारे सेलर हैं और बहुत सारे क्या है, बायर हैं, और भी बहुत सारे उसके फीचर्स हैं, लेकिन सिंपल तरीका, सिंपल से आप लोग को मैंने बता दिया। मोनोपोली मतलब सेलर सिर्फ एक है, बायर बहुत सारे हैं। मोनोपोलिस्टिक मतलब सेलर बहुत क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, मतलब ना जैसे हम लोग का आप लोग एयरलाइन देख सकते हो या दूसरी चीजें देख सकते हो, तो उसमें क्या होता है, सेलर बहुत कम है और बायर बहुत ज्यादा है, तो उसको मोनोपोलिस्टिक बोलते हैं। ओलिगोपोली, ओलिगोपोली में होता है कि लोग क्या करते हैं, लोग जो कंपनियां हैं मिल के प्राइस डिसाइड करती हैं, मतलब है तो बहुत सारी थोड़ी बहुत कंपनियां, लेकिन मिल के डिसाइड करती है प्राइस के, सब हम लोग क्या करेंगे, प्राइस सेम रखेंगे, तो उसको ओलिगोपोली बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग का मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करने का है, तो हम लोग किससे कर सकते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स से कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है हम लोग का फीचर्स में, लिमिटेड स्कोप। द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड टू ओनली इंडिविजुअल यूनिट्स, क्योंकि इसका जो स्कोप है माइक्रो जो हम लोग पढ़ते हैं वो सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट्स पे पढ़ सकते हैं ना, मतलब पूरे टोटल पे नहीं कर सकते ना, क्योंकि माइक्रो सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट्स पे काम करता है। तो इट डज नॉट डील विद द नेशन वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को डील नहीं कर पाता है, जैसे नेशनल इनकम का प्रॉब्लम, सॉरी इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम, डिफ्लेशन का प्रॉब्लम, बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम, पॉपुलेशन का प्रॉब्लम, इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम को डील नहीं कर पाता है, क्योंकि ये पूरे कंट्री लेवल पे है, पूरे कंट्री लेवल का प्रॉब्लम तो डील नहीं करता है, सिर्फ इंडिविजुअल लेवल का करता है। इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे काम करता है, एग्रीगेट लेवल पे, टोटल लेवल पे, कंट्री लेवल पे काम नहीं कर पाता है एक साथ, तो उसका वो लिमिट बोलता है, उसका लिमिटेशन है उसका, किसका, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो ये हो गया हम लोग के फीचर्स के टोटल 8 पॉइंट, आप लोग इसको याद कर लीजिए। आंसर 3 में भी आ सकता है, 4 में भी आ सकता है, 8 में भी आ सकता है, तो आप लोग सारे पॉइंट्स पढ़िए, कोशिश कीजिए कि सारे पॉइंट पढ़े, ताकि आप लोग को इसको अटेम्प्ट करने में आसानी हो। हम लोग यहाँ से ही आंसर पढ़ेंगे, आप लोग को इसका नोट्स चाहिए या इसके बारे में कैसा आप लोग को स्टडी करना, कैसा आंसर लिखना है, उसके बारे में मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ आगे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग को डायरेक्टली वेबसाइट पे पहुंचेंगे, वहाँ से आप लोग और भी बहुत सारी चीजें डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए और चैनल पे बने रहिए, कंटिन्यूसली मैं आप लोग को सारे लेसन एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए आंसर्स लेके।